नमस्कार ऑडियंस, बात आपकी और नमस्ते जीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जींद जिला की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने की जाटलैंड में जाटों से तौबा, बाय बाय। मतलब एक आरक्षित सीट है, 4 ओपन सीट थी। इस बार एक भी जाट को टिकट नहीं दी, जबकि 2014 और 19 में दो दो जाट उम्मीदवार उतारे थे। मलिक साहब, ये टिकट वितरण बीजेपी का कुछ असमंजस सा है इस बार। कई बार 2 जगह तो बार 3 जगह बारी उम्मीदवार कुल जींद में अगर देखें तो। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक की जो रणनीति है, जो टिकट वितरण से जो परिलक्षित होती है, उसमें साफ है कि हमें जींद जिले में जाट समुदाय पर कतई कोई भरोसा नहीं है। जैसा पहले कहा कि 2014 में भी 2 जाट लड़े, प्रेमलता और संजीव बुआना। प्रेमलता उचाना से जीत गई, संजीव बुआना हार गए। 2019 में परमेंद्र ढुल जो लगातार 2 बार के विधायक थे, वो जुलाना से कैंडिडेट थे, और प्रेमलता उचाना से थी जो सिटिंग विधायक थी, वो भी हार गई थी, परमेंद्र ढुल भी हार गए थे। इस बीच किसान आंदोलन हुआ जो 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चला, और किसान आंदोलन का बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जींद में असर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह से जाट समुदाय को टिकटों के मामले में जींद जिले में पूरी तरह से ना की है, उससे साफ है कि बीजेपी नेतृत्व इस बात का कतई भरोसा नहीं कर पा रहा कि जाट वोट बैंक उसकी तरफ आ सकता है। इसलिए उन्होंने चौधरियों का सबसे बड़ा गढ़ है उचाना, वहाँ से ब्राह्मण समुदाय के देवेंद्र त्रिपुरा पर दांव लगा दिया। जुलाना, उसके बाद जुलाना सबसे बड़ा जो जाट मतदाताओं सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद जुलाना में है। जुलाना में उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कैप्टन योगेश बैरागी पर दांव लगा, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जिनके बारे में जब उनकी टिकट अनाउंस हुई तो लोग पूछने लगे, जुलाना के लोग पूछ रहे थे कि योगेश है कौन, ये योगेश है कौन। कोई कहने लगा पूर्व मंत्री रामकृष्ण बैरागी का बेटा है, फिर बाद में चला गया नहीं, उनके बेटे नहीं हैं। तो इस तरह की, मतलब जिस उम्मीदवार को उसके विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं जानते, और वो भी सच्ची सी साफ बात है कि जींद जिले में पहला जो मेन मुद्दा था कि भाई जाट समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने ना करके अपनी रणनीति साफ कर दी है कि हमें जाटों पर भरोसा नहीं, हम दूसरों पर भरोसा करके और उनके सहारे वो अपनी चुनावी वैतरणी पार करने का उनका प्रयास है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसमें औंधे मुंह गिरती है या उसको कुछ रिजल्ट हासिल होता है। जिस तरह का मिजाज जींद का राजनीतिक मिजाज है, तो कमल जींद जिले में बहुत ज़्यादा बार नहीं खिला। एक बार 2014 में उचाना में खिला था, उसके बाद जींद उपचुनाव और जींद का जो सामान्य चुनाव, उसमें कमल का फूल खिला है। 3 विधानसभा क्षेत्र नरवाना, सफीदों और जुलाना, ये तो पूरी तरह से बंजर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बंजर भूमि में, राजनीतिक रूप से जो बंजर भूमि बीजेपी के लिए, इसमें उनको कमल खिलाने के लिए लगा कि एटलीस्ट इस बार हम जाट समुदाय पर नहीं जाएंगे, हम दूसरों पर जाएंगे। और टिकट वितरण उसकी इस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि हम एक वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलें, शायद बात बन जाए। हालात काफ़ी मुश्किल हैं, जनता का फैसला अंतिम फैसला होगा। और इसी में एक सबसे बड़ी बात है, एक तो जाट समुदाय को पूरी तरह से ना कह दी, दूसरे जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारी उम्मीदवार। नरवाना में कृष्ण बेदी को उठाकर ले आए शाहबाद से, जो कृष्ण बेदी शाहबाद में बुरी तरह से पिटे हुए मोहरा थे भारतीय जनता पार्टी के। पिछली बार वो जेजेपी के रामकरण काला से हार गए थे, और इस बार वहाँ से रामकरण काला को कांग्रेस ने टिकट दे दी शाहबाद से। तो कृष्ण बेदी चूँकि पूर्व सीएम मनोहर लाल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो उनको उन्होंने पैराशूट से सीधा उनका हेलीकॉप्टर लैंड करवा दिया नरवाना में। और नरवाना की मिजाज में दर्शकों आपको बता देता हूँ, अब तो बीजेपी के हक में कम से कम कोई तूफान या हवा या बहुत बड़ा माहौल नहीं है। 1977 में जनता पार्टी की आंधी थी, जिसमें कांग्रेस तिनके की तरह हरियाणा में उड़ गई थी, हरियाणा में भी, पूरे नॉर्थ इंडिया में उड़ गई थी। उस समय जनता पार्टी ने जींद जिले से बाहर के जेके शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, जिनको कांग्रेस के शमशेर सिंह सुरजेवाला ने भारी मतों के अंतर से पराजित किया था। ये नरवाना का इतिहास है। सफेदों, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बाहर वालों को कभी गले लगाए नहीं, चाहे वो चौधरी देवलाल की 1987 की आंधी थी, या पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा 2014 में वहाँ से हार गई थी। और अब रही सही कसर जुलाना में पूरी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने जुलाना में विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया, जो आज हाइप पे हैं। अगर पूरे हरियाणा में किसी उम्मीदवार की बात की तो सबसे बड़ा नाम आता है विनेश का, जिसके पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल है, वो सहानुभूति लहर पर सवार हैं।
उनके मुकाबले चाहिए तो था भारतीय जनता पार्टी को किसी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना, लेकिन जिस तरह से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है और जुलाना के हर समुदाय के मतदाताओं से जो हमने बातचीत के टिकट वितरण के तुरंत बाद जब कैप्टन योगेश बैरागी का नाम आया, फीडबैक ही मिल रहा है कि ये कोई कैंडिडेट थोड़ी है, तो वॉक ओवर जैसी स्थिति उसके लिए पैदा कर दी गई है विनेश के लिए। और जिन समुदायों पर बीजेपी दांव लगा रही है वो भी विनेश की बात करते हैं कि हम विनेश को वोट देंगे। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला किया है टिकट वितरण, कम से कम जींद में इसको पूर्ण कहा जा सकता है। यानी आपके पास जुलाना में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर थे, अच्छे मजबूत उम्मीदवार थे। सफेदों में आपके पास आप भारी रामकुमार गौतम को जो श्राप दे रहे हैं मतलब मतदाताओं को, और जिनको आज शायद एक वार्निंग भी जारी हुई है जींद से, नोडल अधिकारी ने किया कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हो चुनाव में कि आपका बीज मर जाएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो रामकुमार गौतम की अपनी खुद की जुबान पर तो कोई कंट्रोल है नहीं, कभी रहा नहीं। वो जातीय जहर उगलते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई औकात नहीं है राजनीति में। तो वो इस तरह के कैंडिडेट है, जबकि वहाँ पे राजू मौर्य, आनंद शर्मा, विजयपाल वकील, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट थे सफेदों में। बच्चन सिंह आर्य जो निर्दलीय और बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, तो वहाँ भी सफेदों के लोग भी अब जो फिलहाल जो चुनावी नतीजे बाद में आएंगे, फिलहाल का जो सफेदों का माहौल आ रहा है वो सीधा आ रहा है कि सुभाष गांगुली की स्थिति बहुत मजबूत है जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और मुकाबला कहते हैं कि मुकाबला होगा बच्चन सिंह आर्य से, बीच में जो भी हैं उनका भी मुकाबले से बाहर रहेंगे वो लोग। तो यानी भाजपा ने जाटों को बोल्ड किया है, तो लगता है कि यस, भाजपा को बोल्ड करेंगे। हाँ, अब बीजेपी ने अपनी तरफ से जाट समुदाय को जींद जिले में क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब ये जाट समुदाय पर है कि भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड करता है या उनके पूरी तरह से स्टंप उखाड़ता है, अब ये जाट समुदाय पर है। बीजेपी ने अपनी तरफ से अपनी रणनीति साफ कर दी है। जी, 3 बाहरी कैंडिडेटों की बात हुई है, इसका भी कुछ असर पड़ेगा क्या? जैसे जाट तो हो सकता है कहीं ना कहीं सोचे कि हमें बोल्ड किया है, हम भी देखते हैं, चलो। अब जो बाहरी है उनका कितना असर पड़ सकता है? नरवाना विधानसभा क्षेत्र से शुरू कर लें। मैंने शुरू में ही कहा था कि पिटे हुए मोरे कृष्ण बेदी को आप वहाँ से चुनावी दंगल में उतार रहे हो, जो शाहबाद में पीट कर आए हैं। आप नरवाना से क्या वफा की उम्मीद करते हैं? मैंने इसीलिए इन स्टांस दिया था कि 1977 में तो जनता पार्टी की आंधी थी, कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई थी पूरे नॉर्थ इंडिया में। आपने बताया, अब केवल 2 जगह आपको लगता है कि भाजपा मुकाबले में, जींद और उचाना। हाँ, जींद और उचाना ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी विशेष रूप से अगर चर्चा की जाए, जहाँ तक जींद का सवाल है, जींद में भारतीय जनता पार्टी के पास डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कोई विकल्प नहीं था। 2009 में उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा इनेलो की टिकट पर विधायक बनते हैं। 2014 में फिर डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा बनते हैं। उनके निधन के बाद उपचुनाव में उनके बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा बीजेपी में आके टिकट चुनाव लड़ते, जीतते हैं। 2019 अक्टूबर में फिर जीत जाते हैं। तो बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। अब जींद में कहाँ पेंच फंसा हुआ है? जींद में पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस टिकट पर, और कांग्रेस टिकट को लेकर भी अभी तक भले मीडिया रिपोर्ट्स है कि हमारी रिकॉर्डिंग के बीच में ही टिकट आ जाए, यह टिकट वितरण हो सकता है या बाद में हो सकता है। गठबंधन भी अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं है, कुछ आसार गठबंधन के बचे हुए हैं। और उस गठबंधन में अगर सुशील गुप्ता, जिनका पूरा नाम है, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि सुशील गुप्ता उम्मीदवार हो सकते हैं, सुशील गुप्ता अगर आते हैं तो जींद में निश्चित रूप से मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। या कांग्रेस पार्टी अपने किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगाती है, जिसमें समाज सेवा के दम पर बलजीत रेड्डू बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं अपनी समाज सेवा के दम पर, और महाजन समुदाय से भी कई प्रत्याशी हैं। महावीर कंप्यूटर हैं, श्याम बिहारी जिंदल हैं, महावीर गुप्ता हैं, पवन गर्ग हैं। तो कांग्रेस किस पर दांव लगाती है उस मुकाबले का बाद में पता लगेगा। अब आते चौधरियों की बेल्ट उचाना पर। जाटलैंड उचाना जैसे पहले जिक्र किया था, एक तरफ जेजेपी तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम और जो वर्तमान विधायक, जो कल शायद निवर्तमान हो जाए, विधानसभा भंग हो जाती है, तो दुष्यंत चौटाला हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने नेता, पुराने इसलिए कह रहा हूँ कि वो 10 साल भले बीजेपी में रहे डेपुटेशन पर, लेकिन उनका जो कैरियर है चौधरी बीरेंद्र सिंह का, वो कांग्रेस का कैरियर था। 40 साल कांग्रेस में रहे। उनके बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। और उचाना में कांग्रेस के पास विकल्प बहुत थे। वीरेंद्र घुघड़िया भी एक विकल्प थे, दिलबाग संडील भी विकल्प थे, और ब्रजेंद्र सिंह निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए, सिटिंग सांसद के रूप में पहले सांसद थे जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। थोड़ा निष्कर्ष पे
वहाँ मुकाबला जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 3 बड़े चेहरे मैदान में हैं। बीजेपी के दुर्गा दत्त अत्री, कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह और जेजेपी के दुष्यंत देवेंद्र अत्री और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला। इन तीनों में वर्चस्व की जंग होगी और फिलहाल के जो रुझान हैं उनमें दुष्यंत चौटाला को जितना शुरुआती दौर में कमज़ोर माना गया था, कम से कम चुनाव अभियान में वो उतने कमज़ोर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह ने अपना चुनावी अभियान अभी शुरू किया है। ये दोनों में से कौन किसको पछाड़ के चलता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जो उचाना में मुकाबले में रही थी, प्रेमलता भले 48,000 से आ रही, लेकिन मुकाबला बीजेपी से था। 2014 में भी बीजेपी जीती थी, मुकाबले में बीजेपी ही रही थी, जीती थी चुनाव। अब की बार भी एक बात साफ है कि मुकाबले में बीजेपी निश्चित रूप से तिकोना होने की संभावना है या नहीं? कम से कम शुरुआती रुझान में ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि तिकोना मुकाबला है, लेकिन दुष्यंत चौटाला इसको तिकोना बनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए ऑडियंस, ये था हमारा एक एपिसोड। जींद में बीजेपी ने किया जाटों से बाय बाय, तौबा तौबा, नाना और 3 उतारे बाहरी उम्मीदवार। देखते हैं इनका रिजल्ट चुनावी नतीजों के बाद। थैंक यू। धन्यवाद।